नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम 66th बीपीएससी का मॉक 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद का मार्ग है? Who said that the only solution to all the problems of India is the path of socialism? राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? और उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है नासिक अभिलेख से, तंजौर अभिलेख से, उत्तमेरूर अभिलेख से, हम्पी अभिलेख से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, परांतक वन के उत्तमारूर अभिलेख द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जानकारी हमें मिलती है, जो कि यहाँ पर स्वशासन और ग्राम प्रशासन के बारे में बात चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तमेरूर अभिलेख से। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतराल है? गुप्त संवत है जो, वो है 319 एडी, और जो शक संवत है वो है 78 एडी। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 241। ठीक है, आंसर इज सी। संगम काल में सबसे प्राचीन साम्राज्य किन शासकों का है? चेर शासक, चोल शासक, पांड्य शासक या चालुक्य शासक? तो सबसे पुराना जो है वो है चेर शासक का। यहाँ पांड्य से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति, हरिहर मूर्तियों का प्रचलन हुआ मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में या राजपूत काल में? तो देखिए, अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति, हरिहर मूर्तियों का जो प्रचलन है वो हुआ है गुप्त काल से, क्योंकि समन्वय की भावना का प्रमाण हमें गुप्त काल से ही मिलता है। इस काल में विभिन्न हिंदू, वैष्णव, शैव संप्रदायों के बीच एक समन्वय हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। पंच महाव्रत से संबंधित है। पंच महाव्रत बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो क्या है पंच महाव्रत? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें सत्य का को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रूथ। अहिंसा आपका नॉन वायलेंस, आस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, और ब्रह्मचर्य मतलब चेस्टिटी। ठीक है, तो ये पंच महाव्रत किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके पिता का नाम हुसैन अली था, जो कि बिहार के मुंगेर के जागीरदार थे। तो देखिए, उनके पिता का नाम था हसन अली और वो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह ने 15 साल के अपने संक्षिप्त शासन के दौरान प्रभावी प्रशासन का आयोजन नहीं कर सका। तो इनका जो शासनकाल था वो था 5 साल का, और इनका जो शासनकाल था वो बहुत प्रभावी प्रशासन था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। शेर शाह ने 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उसे मुंगेर में दफनाया गया तो नहीं, उनको सासाराम में दफनाया गया था। कहां पर? सासाराम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सही वाला ढूंढना था। शिवाजी के पुत्र साहू को किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा कर दिया? औरंगजेब, जहांगीर शाह, बहादुर शाह या फरूख शेर, या उनमें से कोई नहीं? तो देखिए, साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने जेल से रिहा किया था।
ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित कलानुक्रमिक व्यवस्था करें। जिन्ना के 14 सूत्र, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, नेहरू की रिपोर्ट, दांडी मार्च, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना है जो, वो आपके मार्च 1929 की बात है, और ये नेहरू रिपोर्ट है जो, ये 1928 की बात है, और दांडी मार्च है जो, ये मार्च 1930 की बात है, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है जो, वो है दिसंबर 1929। तो इस हिसाब से अगर इसका अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर आ जाएगा 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, फिर आ जाएगा लाहौर सेशन, और फिर आ जाएगा लास्ट में दांडी मार्च। तो आंसर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ नहीं बनी थी? 24 परगना, बलिया, सतारा या तालचेर, उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए बलिया में भी बनी थी, सबसे पहले यहीं बनी थी इवन, सतारा में, फिर तालचेर में, है ना, यहाँ से चित्तू पांडे वाला जो एपिसोड है वो यहीं से रिलेटेड है। तो 24 परगना है जो, यहाँ पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी, बल्कि तमलूक में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। तो नहीं पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया के विलुप्त ज्वालामुखी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज ऑफ वर्ल्ड? अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, बैरन आइलैंड या वेसुवियस? तो देखिए अकांकागुआ है जो, ये आपका एक्सटिंक्ट या डेड है, कोटोपैक्सी है जो वो आपका एक्टिव है, बैरन आइलैंड है जो वो भी एक्टिव है, और वेसुवियस है जो वो आपका डोरमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा है? तो एक अकांकागुआ में मिल गया जो एक्सटिंक्ट है, और ये कहां पर है? एंडीज माउंटेन में। मृदा की उर्वरता में कमी के क्या कारण है? खेती के दौरान पोषक तत्वों का घटता स्तर, डिक्रीजिंग न्यूट्रिएंट लेवल ड्यूरिंग कल्टीवेशन, ये एकदम सही बात है, मृदा अपरदन को लेकर के इसका कारण है। भारी वर्षा से मृदा अपरदन, ये भी सही है। कृषि गतिविधियों का गलत प्रबंधन, ये भी सही है। और खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण, ये तो सॉइल इरोजन को कम करने का तरीका है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ए, बी और सी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। फसल के संबंध में तापमान और वर्षा की मात्रा के बारे में गलत कथन खोजें। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आयोग पूछ लेता है, लेकिन हमेशा बहुत ही फेमस वाले में पूछता है। तो कुछ आपको पता होने चाहिए कि बाजरा का क्या है, राइस का क्या है, चाय का क्या है, गेहूं का क्या है ना। तो जो फेमस वाले हैं सारे नहीं पता करना, और एग्जैक्ट भी नहीं पता करना, आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, देखिए बाजरा 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहता है। चावल है जो वो 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद चाय है जो वो 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा और 24 से 30 डिग्री का तापमान। और गेहूं है जो वो 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा और बुआई के समय, ठीक है, 10 से 15 डिग्री का तापमान। तो ये चारों ही सही है। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा फोकस से ध्यान से पढ़ लें एक बार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। निम्नांकित आयरन स्टील प्लांट्स और उनको आपूर्तिकर्ता लौह अयस्क क्षेत्रों का मिलान कीजिए, है ना। ये जितने भी स्टील, आयरन एंड स्टील प्लांट है, इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो किस किस जगह से आता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए भिलाई है जो वो डली राजरा, ये है किस जगह पर? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला, क्योंझर, क्योंझर कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। भद्रावती, बाबा बूदान हिल्स, ये कहाँ पर है? कर्नाटका। और दुर्गापुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको आप झारखंड। ठीक है, तो ए बी सी डी सारे ही सही है। आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी और डी। यूराल्स एंड रॉकीज आर द टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, एक्यूमुलेटिव माउंटेन्स या रिलिक्स माउंटेन। यूराल और रॉकीज के प्रकार हैं मोड़दार या वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, संग्रहित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक।
तो देखिए यूराल और जो रॉकीज हैं ये आपके मोड़दार या वलित पर्वत का पार्ट है। और क्या होता है ये फोल्डेड माउंटेन्स? फोल्डेड माउंटेन्स ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलय पड़ जाते हैं तो उसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है। जियोसिक्लाइंस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय कोबर, हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल कांट। भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? देखिए भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसको समझाने के लिए कोबर ने यह सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कोबर। हैरी हेस है जो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से संबंधित है, और अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, और इमैनुअल कांट की जो थ्योरी है वो है गैसियस हाइपोथेसिस वाली, जो कि अर्थ की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? उरल माउंटेन्स, रशिया, एल्ब्रस, ईरान, कॉकेशस, रशिया, एल्प्स, एशिया। तो देखिए बाकी सब सही है, लेकिन जो एल्प्स है ये एशिया में नहीं यूरोप में है, तो ये हो जाएगा गलत और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। और इन सभी की लोकेशन आप एक बार मैप में जरूर देखें। निम्नलिखित पठारों में से कौन सा उनके स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? पठारों वाला, कोलोराडो प्लेट्यू ये यूएसए में है, अनाटोलिया प्लेट्यू ये टर्की में है, चियापास मैक्सिको में, एशिया माइनर टर्की में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी एकदम सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उनके स्थानों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा चिली, दस्ते लुत ईरान और दस्ते कबीर इराक। तो देखिए जो दस्ते कबीर है ये इराक में नहीं, ये भी ईरान में है, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? मलक्का स्ट्रेट है जो वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में है, बिल्कुल सही। युकातन स्ट्रेट है जो वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है, ये भी सही। अटलांटो स्ट्रेट है जो वो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में है, ये भी सही। और टॉरस स्ट्रेट है जो वो अराफुरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ के बीच में है, ये भी सही। तो जब सारे सही हैं तो आंसर ई। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार, आर्टिकल 29। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 301। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 30। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। तो देखिए जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये है आपका आर्टिकल 30। राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल 300A। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये है आपका आर्टिकल 29। और राइट टू इक्वलिटी ये है आर्टिकल 14। तो क्योंकि यहाँ पर 3 गलत हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक और दीवानी प्रक्रियाओं से प्रतिरक्षा का आनंद लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स? राजदूत, विदेशी शासक, राजनयिक डिप्लोमेट्स, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राज्यपाल, गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं। संसद का कोई भी सदस्य किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 101 में, अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 104 में या अनुच्छेद 105 में। No member of parliament shall be liable to any proceedings of any court in respect of anything said is given under article 105। तो आंसर डी 105। निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? विदेशी मुद्रा विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, बैंकिंग विभाग, राजस्व विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, ये दोनों वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। बाकी आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, ये पांचों विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग हैं। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और बैंकिंग विभाग, ये दोनों इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। अनुच्छेद 352 दर्शाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण आपातकाल, एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, भारत वित्तीय स्थिरता या ऋण के कारण खतरा, एन इमरजेंसी ड्यू टू द थ्रेट टू क्रेडिट ऑफ इंडिया, आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल, एन इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म हटा दिया गया था और ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन उसकी जगह जोड़ दिया गया था, तो ये तो गलत हो गया। ये आपका आर्टिकल 360 हो गया, ये आपका आर्टिकल 356 हो गया और ये हो गया आर्टिकल 352। तो आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल के सदस्य चुनते हैं जो हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 67, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 123। देखिए आर्टिकल 61 है जो वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 67 है जो वो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 52 है वो कहता है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 123 ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति की योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये भी सही। और उन्हें 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर हुआ बी। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के प्रावधानों का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 74 में या आर्टिकल 78 में, या इनमें से कोई नहीं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 75। लोकसभा के कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, संविधान के किस प्रावधान के तहत यह जोड़ा गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखिए ये जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है नेशनल कमीशन ऑन एसटी, और ये कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 338A, जिसमें एसटी के प्रावधानों को एससी के प्रावधानों से अलग किया गया था, और ये हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू इक्वालिटी से एजुकेशन से संबंधित है, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? Which among the following is not a source of soil pollution?
एसिड रेन, वाटर फ्रॉम माइंस, हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या इंडस्ट्रियल गार्बेज, अम्ल वर्षा, खानों से पानी, उर्वरकों का भारी उपयोग या औद्योगिक कचरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी सॉइल पॉल्यूशन का सोर्स है। निम्नलिखित में से क्या केश नली के उदाहरण नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी? राइजिंग ऑफ ऑयल इन द वेक ऑफ लैम्प, दीपक की बत्ती में तेल ऊपर उठना, पौधों के जड़ों द्वारा पानी खींचना, ड्राइंग वाटर बाय द रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स, शरीर से पानी सोखने में तौलिया की क्रिया, एक्शन ऑफ टॉवल इन सोकिंग अप वाटर फ्रॉम द बॉडी, डिटर्जेंट या साबुन को मिलाने से सफाई की क्षमता बढ़ना, इंक्रीजिंग द क्लीनिंग एबिलिटी बाय एडिंग डिटर्जेंट और सोप, या नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि साबुन या डिटर्जेंट को ऐड करने से पानी का सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है, इसकी वजह से क्लीनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये सभी हैं जो ये कैपिलैरिटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये पूछा है। तो देखिए 1 किलोवाट में 3600 जूल, 360 जूल, 36,000 जूल या 3,60,000 जूल। इसका आंसर है ए, 3600 जूल। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, कुल विकिरण पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, हाई प्रेशर, अधिक दबाव, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। हाई टेम्परेचर नापने के लिए हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? आइसोटोप्स समस्थानिक, क्या है? समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या, बिल्कुल सही, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समदाब, समान दाब द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या। आइसोबार, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्व। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जो सम इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या है? कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या से युक्त। तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। When spectral lines obtained from atomic spectra is placed in magnetic field, they are split into number of fine lines. This is called, जब परमाणु स्पेक्ट्रा से प्राप्त वर्णक्रमीय रेखाओं को एक चुंबकीय रेखा क्षेत्र में रखा जाता है तो उनकी लाइंस की संख्या में विभाजित जन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, डोप्लस इफेक्ट, या इनमें से कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड वाला कौन सा होता है? जीमन इफेक्ट। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, विनेगर, टोमेटो, एप्पल, या नन ऑफ द अबव। ऑक्सैलिक एसिड अंगूर में होता है, सिरका में होता है, टमाटर में होता है, या सेब में होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटर में होता है, और अंगूर में क्या होगा? टार्टरिक एसिड, और सिरका में क्या होगा? एसिटिक एसिड, और सेब में मैलिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा सी, टमाटर। निम्न में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक एसिड का यूज किया जाए। आंसर ए। कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन के निर्माण में, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु निकालने में, या कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको क्या कहते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बाकी इन सब में यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। हु एस्टेब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ सेल? सिल्डन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर। देखिए थ्योरी ऑफ सेल है जो वो सिल्डन एंड स्वान का है, और ये जो सेल टर्म है ना, ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था। और रॉबर्ट कोच है जो
उनका है ट्यूबरक्लोसिस। और लुईस पास्चर का दूध का पाश्चरीकरण, पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो आंसर ए। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B1, B2, B3 या B5। तो देखिए B1 जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है थाइमिन। B2 होता है राइबोफ्लेविन। B3 है जो, वो पेंटोथेनिक एसिड हो गया। और जो B5 है वो होता है नियासिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। Who among the following is designated as community reserves by the government of बिहार? बिहार के सीधे फैक्ट्स हैं जो अभी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। कुशेश्वर स्थान झील, गोगा बील झील, बाघार बील झील, बैराला ताल झील, या इनमें से कुछ नहीं। तो कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा बील झील। Which of the following has not been the governor of बिहार? बिहार के गवर्नर नहीं रहे हैं। आर दिवाकर रहे हैं, लालजी टंडन भी रहे हैं, फागू चौहान भी हैं, और विनोद नारायण झा ये नहीं रहे हैं। तो इनका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। Which of the following cities of बिहार are listed under the स्मार्ट सिटी मिशन? बिहार के निम्नलिखित में से कौन से शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सूचीबद्ध हैं? तो इसमें 4 शहर हैं जो सूचीबद्ध हैं, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। तो देखिए पटना और बिहार शरीफ इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाल ही में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पटना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में क्या रैंक है? 42वीं, 45वीं, 47वीं या 49वीं? तो इसमें जो रैंक है वो है 47वीं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग चैलेंज चुनौती? चैलेंज चुनौती लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में शीर्ष 20 में बिहार के न्यूनतम 2 शहरों को 2025 तक सूचीबद्ध करना, स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना, 2024 तक उत्तरी बिहार में दक्षिणी नदियों के साथ नदियों का अंतर संपर्क, या बिहार में एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन। चैलेंज चुनौती है जो वो स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई। 12वें तीर्थंकर या जैन वसुपूज्य ने जन्म लिया भागलपुर में, कटिहार में, गया में या चंपा में? तो इन्होंने जन्म लिया चंपा में। पिंगल वत्स किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, बुद्ध, आजीवक या शैव? तो जो पिंगल वत्स है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। बिहार में दोहरी सरकार की शुरुआत में बिहार के राज्यपाल कौन थे? एसपी सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह? तो आंसर है एसपी सिन्हा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? एसपी सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, श्री कृष्ण सिंह या अनुग्रह नारायण सिंह? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और ये वो स्लाइड है जिसे आपको पॉज करना है और अपने आंसर्स को चेक करके हमें स्कोर कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।